within a week everything was wiped out. Yeah, so Indian mythology की अगर हम बात करें ना, 3 people who have influenced a lot, क्रीज पे खड़ा रहना है, रन बनेंगे, वो एक मंत्रा था. ये पूरा 2 साल का इसका बेयर मार्केट वो अभी खत्म हो रहा है यहाँ. दोस्तों, फाइंडिंग एज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पराग शाह से. एक जॉबर से लेके बाय साइड एनालिस्ट तक का इनका जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखा है. मैंने पर्सनली उनका जर्नी देखा है लास्ट 5-6 सालों से, जहां से एक पेयर ट्रेडिंग से डिस्कशन से जो शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया इन टर्म्स एग्जीक्यूशन. इस वीडियो में हम उनका पूरा जर्नी समझेंगे और उसके साथ जो एक स्ट्रैटेजी है जो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा है, वो बहुत ही डिटेल में उसके सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे. एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है जिसके सारे ही एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए. उसके अलावा इस वीडियो में उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किए और कुछ उसमें बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं जो आई एम श्योर आपको सुनने में मजा आएगा. तो वेलकम पराग. आज आई एम वेरी एक्साइटेड. 2 थिंग्स, बिकॉज एक तो मुझे तुम्हारा ऑफ लेट जर्नी पता है, आई नो तुम्हारा ट्रेडिंग का स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे पहले का नहीं पता, मतलब कैसे यू केम इन स्टॉक मार्केट और पहले का जर्नी. तो हम जो शुरुआत करते हैं ना, ऑफ कोर्स हम कुछ तुम्हारे सेटअप्स पे बात करेंगे कि व्हाट यू प्रैक्टिस एंड हाउ डू यू डू इट, लेकिन अब शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, तुम्हारा जर्नी एंड कैसे स्टॉक मार्केट में आए और वो पूरा मतलब अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करो एक बार. So thank you first of all for giving me this opportunity to speak with you and interacting with a lot of other people. I hope there are key takeaways in this journey. Yes, I'm sure. So my journey started in the stock market way back in 99. I had just cleared my 12th and I was assisting my father. My father was a sub broker. Okay. So primarily when I went into the stock market, my only job was to punch orders. आज के तारीख में बोले जाएगा तो डीलर. was a dealer. क्लाइंट का फोन आता है, वो जो बोलेंगे वो पंच करना है. And it so happened, I must have joined somewhere in April, May, and then we had Kargil war. अच्छा. So at that point of time तो इतना मतलब I was very naive, इतना ध्यान भी कौन देता है कि बाजार ऊपर गया नीचे गया. ठीक है, वो क्लाइंट को बात करने के लिए बोल दिया कि आज बाजार नीचे गया करके, but never paid attention to the quantum of fall, the emotional impact that was not there only. It was very raw and objective, and gradually markets came out. So that was where my entire journey started. Then after graduation, I started getting engrossed more with my father. And my father was in the stock market since 1983. And he was kind of an investor. Achha. Yeah, but not very much inclined towards research. Because at those days, the data was not available as freely as it is now. Correct. Yes. So it was more like within the circle, क्या बात होता है, कंपनी अच्छा लग रहा है कि नहीं, good parentals, तो लेके रख देते थे, buy and hold kind of investor. Okay. And post graduation, I started being with him. Then I told him that I want to pursue my career further in the stock market. So then at those point of time, there was a term called jobbing. It is basically जो अभी scalping बोलते हैं ना, same. Interesting. तो I started my journey there. अच्छा. तो अभी जॉबिंग में तो क्या है कि you have to have a very good presence of screen. कि मार्केट में क्या हो रहा है. So for the first 3, 4 और 6 months मेरा एक ही काम था. एक मॉनिटर दिया मुझे, एक सॉफ्टवेयर दिया जहां पर डे हाई एंड डे लो पॉपअप होता था if the stock was giving a day high, and all I had to do is shout the name. अच्छा. Like Infosys day high. Or there was a team of 8-10 people who were doing this kind of a scalping trading back then. पहले 6 महीने सिर्फ यही काम किया. इसको थोड़ा सा और, क्योंकि ऐसे बोले तो यू स्टार्टेड एज अ जॉबर देन, मतलब यू वर अ जॉबर. आई वाज अ डे ट्रेडर जॉबर. वेरी नाइस. ये जॉबर वाला, क्योंकि आज बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी वो पता ही नहीं है वो क्या था, तो थोड़ा वो वाला एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे जॉबर क्या करते थे. हाँ, सो बेसिकली आवर जॉब वाज दैट टू गेट आउट ऑन वेफर थिन मार्जिन्स. बट द वॉल्यूम वाज बिग. तो ये वो जो दलाल स्ट्रीट में उस टाइप से द रिंग
हाँ, No, there was a terminal at that point of time. So Okay. everything was electronic. this is in which year? This was somewhere in 2004-5. 4-5. Okay, ठीक I है. think NSE must have हाँ, started a couple तब of तक years तो back. online और वो Yeah, सब, yeah. And everything was online. Right. The process was that कि समझो मैंने Infosys डे हाई चिल्लाया. वो Infosys के पीछे HCL Tech, TCS, Wipro, ये सारे स्क्रिप्ट्स में भी मूव आता है. ऑन द बेसिस कि Infosys ने अगर डे हाई मारा ना तो ये सब भी डे हाई मारेंगे. तो व्हाट अ जॉबर यूज्ड टू डू इज अगर मैंने Infosys चिल्लाया ना तो people used to take positions in these scripts and then get out. The spread was like what 20 bips, अच्छा. 15 bips, बस उतना ही. But volumes were large. So in your office वहाँ पे लोग थे जो traders, जो Yes. या scalpers जो भी बोलो, and you used to shout, और उसके बाद वो बाकी stocks में. Yeah. So two key takeaways. एक तो मुझे स्क्रीन पढ़ना यार समझा मुझे तभी. 6 महीने तक मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा था. और वो स्क्रीन पे क्या मतलब डे हाई डे लो वाला एक चीज और फिर उसके साथ बाकी ऑब्जर्व कर रहे हो रेट. ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई Infosys चला तो ये सब भी चला. तो ये जो चिल्लाने के लिए एक ही क्राइटेरिया होता था डे हाई डे लो या फिर कुछ और भी रीड करके? Only day high day. Only day high day. Only day high day. The software was such that it will filter only day high and day low. अच्छा. That's it. मतलब डे हाई के साथ में वो 52 वीक हाई आ जाता था तो आई यूज्ड टू शाउट दैट आल्सो. बट द क्राइटेरिया वाज ओनली हाई एंड लो. वेरी इंटरेस्टिंग. शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल मोमेंटम. और एक चीज मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने ये चालू किया ना तो जिनका ऑफिस था जो मेन ब्रोकर थे उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया था कि तेरा डेली रूटीन क्या है. अच्छा. So I said I do stuff and read papers. कल से पेपर पढ़ना बंद. Okay. I did ask him that question why. So मैंने बोला ठीक है कल से बंद कर दूंगा पेपर पढ़ना. But eventually तो ऐसा रहता है it's old habits die hard. I started reading newspapers and all that. And then 6 months after that I started my desk. अच्छा. Okay, my quantity was given to me, and then I started that entire day trading kind of a thing. पहले तो सब अच्छा गया. 2 months I made, say for example I was trading 5 shares. तो मतलब in percentage terms I was earning good. अच्छा. There was not a single day where I had made a loss. अरे वाह. Okay, for the first 2 months. And then my dad used to ask him, मतलब जान पहचान में ही थे तो कैसा कर रहा है. क्या ठीक है. Then after 2 months there was a day where I made my first loss. So then he called me inside the broker. He said क्या हुआ? कुछ नहीं, लॉस हो गया आज. How are you feeling? थोड़ा बुरा लग रहा है. He instantly called up my dad and said कि हाँ अभी तेरा लगा ठीक है. अच्छा. So so now when I relate back to that story, that emotional moment of taking loss, profit तो सब लोग ले लेंगे, but that emotional moment of taking that loss, he wanted to gauge that. How is he taking it? And then after that, I realized another big event which followed of not reading the newspapers because your mind gets biased. So what is printed on the newspaper is yesterday's story. You are living in the present and you're trading the future. So all that was noise for me. उस दिन से लेके आज तक I have never read any business paper. अच्छा. I have not read a single business. वो जो 2 months में भी when you made profit और बाद में loss, you are following some strategy या ज़्यादा judgment based? There was no strategy. अच्छा. There was simple rule. Infosys डे आया ना तो HCL Tech, Mahindra, TCS और whatever that IT stock was, इसमें मूवमेंट आएगा तो करना है. और वो लेना है और वो स्कैल्पिंग टाइप फटाफट निकल जाना है. बस वही था. अच्छा. That was the only strategy. Nothing else. ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है because the margins were so thin. 20 bips. And the reaction time was what I remember my shortest trade was 10 seconds. Imagine buying a stock and selling it in 10 seconds. So that was the duration that scalping or jobbing had at that point of time. So you said उन्होंने आपके
फादर को कॉल किया, सो वाज इट कि उनको चाहिए था कि तुम इसमें इस टाइप का काम करो और इसमें करियर बनाओ, ये टाइप का थोड़ा इन्फ्लुएंस था वहां से? और So there was this option which was already open to me. ओके, तुमको चाहिए तो तुम ये करियर बना सकते हो. हम्म, But the reason why he called up my dad was that कि आज इसने लॉस देख लिया. हाँ, हम्म, So now I am okay हम्म, because success उनके हिसाब से दिमाग पे चढ़ जाता है. तो वो अब तब भी स्टॉक ब्रोकर थे? हाँ, my dad was a sub broker under this man. अच्छा, अंडर हिम। So we had a main broker, which was this guy. हम्म, And then we had my father who was a sub broker who was handling separate set of clients. अच्छा, And I used to work under him at this Fort office. My father used to sit at Ghatkopar. अच्छा, So the place of work was also different. And he said no communication. 9 to 3:30, there should be no disturbance. Interesting. Okay, then? So then eventually I started this only. But then what happened is that, I was making good money. But अंदर से वो satisfaction नहीं आ रहा था. हाँ, And somewhere or the other, I felt that, what is it, man? I mean, after 3:30, you are dead tired, mentally drained out totally. I don't want to, continue this for a very long time. So then I had a word with my dad, and unfortunately, my father also had some kind of illness and all that. So then he told me, leave this, come and join me. So then I started working with my dad, handling clients and all that. ये कब की बात है ये? This was in 2005-07 के बीच में. Okay. And then I started kind of again on the reading side कि भाई एक तो ये था कि there was no research, there was no structure on what basis we were advising clients at those times. And more or less markets also used to function that way. A handful of informed players. And वही information pass होता था in circles. That's how it used to happen. And then gradually I told that I will also start putting money on my own. 2003 to 2008 was a raging bull market. Correct. आप मॉर्निंग को पेपर खोलो, कोई भी एक स्टॉक पे हाथ उठाओ, वो चलता था. So this is how the euphoria caught up. And I also started investing. ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं. People around me were also making a lot of money, so I also got influenced by them and started betting big quantities. And then came the eye-opening crash of 2008. Within a week, everything was wiped out. अच्छा. So I think, if I'm not mistaken, I think कुछ 2 million, 3 million का loss हुआ होगा. If you compound it to current year, it would be easily few crores. तो वो था. And during that time, I was doing a course in Wellinger. And we had a guest lecture on technical analysis. Just 2 sessions. So then after this 2008, I was also taken aback. Now this kind of a setback, it's like jolted me. Searching for direction, what to do. And God showed me a way of, pursue this technical analysis. एक मिनट सिर्फ यहाँ पे रुकूंगा, हम लोग वापस आएंगे pursue technical analysis. ये जो 2008 में जो हुआ, उस टाइम जो लॉस था वो ज्यादा स्कैल्पिंग वाले में हुआ या इन्वेस्टमेंट्स में? I was not doing scalping. अच्छा, एंड सो इन्वेस्टमेंट ही था. हाँ. और वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स में था या कैश? No, cash. लिवरेज था? No. अच्छा. No leverage. So then you were still holding positions या फिर वो सब कट कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, and then you booked the loss? Yeah, it was eventually at the bottom that everything was clean slate से चालू करने का decide हुआ. So बाद में फिर था कि अब सब फिर से वापस स्टार्ट करना है. Everything Yes. Yes. So then you pursued technical analysis. Yeah, so then I went to him. Then I learned the basics of technical analysis, क्या होता है, क्या नहीं होता है, and all that. And gradually then I started. My inclination towards research, technical analysis and all started from here. And slowly and gradually I started realizing setups,
मतलब कैंडलस्टिक पे प्राइस पैटर्न्स क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है एंड ऑल दैट. एंड एक चीज तो धीरे धीरे करके वापस से उसमें बिल्ड करते गए वापस पोजीशन. बट देन अगेन इट वाज अ रफ पैच. यू अगेन हिट अ लो. एंड देन अगेन यू नो a time came in my life that what did I do wrong here? That's when I introspect the chart and what had actually been taught to me. In some instances where I had lost, the setup was different and the teachings were different. So that time I realized that you have to be patient, wait for the setup to develop. Nothing is running away. You will get into the trade eventually. But following that setup is more important. Also, during this time, I had realized one thing that, people who have stayed in the market, they eventually make money and big money. So, ये एक thought मेरे अंदर आ गया था कि क्रीज पे खड़ा रहना है. आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ क्रिकेट. अच्छा. क्रीज पे खड़ा रहना है, रन बनेंगे. वो एक मंत्रा था. So then I started, gradually looking for setups on a larger time frame. तो larger time frame पे थोड़ा और सक्सेस रेशियो बेटर हो गया मेरा, और थोड़ा पीसफुल भी था. एवरीडे मॉनिटर नहीं करना, वो डेली का नॉइज, इंट्राडे का नॉइज, वो सब हट गया. दिस आई स्टार्टेड लाइकिंग. सो हाँ, अभी मुझे पता था आई एम नॉट मेंट फॉर डे ट्रेडिंग, आई एम नॉट मेंट फॉर डेली स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो. थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन रहेगा ना तो माई माइंड इज एट पीस, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू. दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑल्सो ऑन टेक्निकल एनालिसिस. स्टीव निसन वाले कैंडलस्टिक के, कैंडलस्टिक. प्राइमरली इट वाज ऑल कैंडलस्टिक्स और वो सब. एंड टिल नाउ देयर वाज नो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, सेटअप्स, प्रोसेस, कुछ भी नहीं था. There were some 3-4 rules. प्राइस पैटर्न ट्रेड करते थे. माय फेवरेट वाज फ्लैग. फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो विद गुड वॉल्यूम आई हैव टू बी इन दैट स्टॉक. दैट्स ऑल. सो फ्रॉम 2008 till 2013 this was my what do you call it, process. Now 2013 I lost my father. Okay. And then eventually I decided that the sub broker business is not going to sustain for long, and I will have to take up a full-time job as a research analyst. So I had an experience of about 6-8 years of technical analysis. But when I went into the market, nobody was willing to offer me a job because I did not have a proper educational qualification. I was just an MCom graduate. So then I did my CFA. Thankfully, my family backed me, and I came out good. And then I started working for a brokerage firm as a research analyst. So from 2015, my journey began as a research analyst. So this was my journey from being a day trader to a positional trader to a semi-investment kind of a trader to a research analyst. Very interesting. बहुत कुछ तुमने एक्सपीरियंस किया है. You said तो जैसे 2015 में you decided to do CFA. तब you did CFA? Yeah, it was in 2014. And along with that you were doing a job in the brokerage firm? Yes. So वो जो जॉब था रिसर्च एनालिस्ट का, वहाँ पे मतलब रिसर्च रिपोर्ट लिखना, हाँ, and to identify stocks. Yes. है ना? That was the job. Yes. Alright. और मैंने एक देखा है कि फैमिली का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, right? Yeah. Since beginning. Yes. मतलब I think ये मैंने जितना हम ट्रेडर्स से बात करते हैं, कभी-कभी ये बहुत एक अच्छा एक पॉइंट होता है. मतलब अगर फैमिली सपोर्ट है या थोड़ा बैकिंग है, तो बहुत बार इस बिजनेस में वो थोड़ा सा एक स्केप्टिकल होते हैं लोग
कि पता नहीं कि कैसे रहेगा, बट वो कॉन्फिडेंस मे बी बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड. Yes, to a very large extent. And see, when you come from a family that already has a background in stock markets, and especially my dad, who was a buy and hold kind of an investor, buy and hold and forget. अच्छा. Not even buy and hold, buy and hold and forget. So at that point of time, अभी I was 26, 28. You know कि भाई ये stock यहाँ से यहाँ तक गया है. So then somewhere at the back of your mind, you think that हाँ यार बड़ा पैसा तो है. And what happened in after 2008, people started coming on the media more often. People started realizing that stock markets is not just a game of trading, but there is big money to be made. You had the Rakesh Jhunjhunwalas and all coming on TV and saying a lot of big things. Right. So yes, that was a very, very big influence in my life. And that helped also a lot. So फिर रिसर्च एनालिस्ट वो वाला फेज और एक्सपीरियंस कैसा रहा? So the firm that I was in, ITI Securities, that was pure play brokerage firm. And वहाँ पर भी थोड़ा monotonous होता है. Okay. So till now what happened was I had one setup of my own. अगर वो setup में आता था stock तो I used to give a buy or a sell, and that was the way of life. Okay. And I wanted myself to move on. अब तब तक मेरा CFA भी complete हो गया था. And I was looking out for opportunities. And then came Edelweiss. No, sorry. I will stand corrected. Then came my association with Definage. So I was actually, it was by accident that I came across Definage. I was researching on a pair strategy, pair trading strategy. I remember you. Correct. So ये कहीं तो सुना था कि pair trading में अच्छा पैसा बनता है, and I was just doing some research on it and gathering various information and all that. And I happened to come across a video of you talking on long shot. But you were primarily based on point and figure, तो मुझे point and figure समझ में नहीं आता था. तो मैंने बोला कि चलो let's give it a shot. I called up the call center and they installed the software and all that. I started. मुझे कुछ समझ में आया नहीं, and then I enrolled for पाठशाला. That's when the entire prism of mind changed. How to look at charts and what changes in the setup, process, rules. You were more focused on those parameters. And that's where my association with you started, Definage in particular. And then with incorporation of point and figure, okay, my strike rate also improved as an analyst. Somewhere I also started relating to this concept. It was नहीं यार, जो मेरे को दिख रहा है वही प्रशांत सर को भी दिख रहा है, वही ईपी सर को भी दिख रहा है, तो ये कुछ ढंग का हो रहा है मेरे साथ. So this is what that objectivity pulled me more towards point and figure. And then I started improving, and then I was simultaneously anyways applying for new jobs, and that's when I applied for Edelweiss and I got through during COVID. मुझे याद है उस टाइम हमारा पैर ट्रेडिंग में डिस्कशन हुआ था, और so we discussed lot of things related to pair trading and market in general. एक चीज वहां पे मैंने हर बार देखा था कि योर गोल वाज टू बिकम अ फंड मैनेजर. मतलब जब से हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ एंड जो मैंने जहां से जाना है, हमेशा तुम ये कहते थे कि आई वांट टू बिकम अ फंड मैनेजर वन डे, है ना? एंड आई थिंक नाउ टुडे यू आर अ फंड मैनेजर. Still a bit. Yeah, I mean, on the door of it, but yeah. वो जर्नी वहां से एक बार और बताओ. मतलब सी वहां पे आई थिंक यू वर ट्राइंग टू, एक तुम्हारा थोड़ा सा यू वर थिंकिंग कि जॉब स्विच करना है, और रिसर्च एनालिस्ट में रिसर्च साइड ही वहां पे था. Yes. कैसे ये परस्यू किया पहले, तो क्यों ही ऐसा क्या मतलब था कि वो बनना ही है, और वो टाइप का जो विजन था या जो गोल था वो परस्यू करने के लिए तो थॉट प्रोसेस क्या था, एंड क्यों, कैसे किया, फोकस कहाँ पे था, वो पूरा थॉट प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन करो. Yeah. So having been in the stock market for about more than 12 odd years, 2015 से लेके 2017 की बात है,
12 साल 15 साल हो गया मुझे स्टॉक मार्केट में, तो एक चीज तो मेरे को बहुत क्लियर समझ में आ गया था, स्टे इन्वेस्टेड, markets will reward you. That was one thing which was clear. Now, in what instrument you have to be invested was also sort of clear. Looking at technical charts, the concept of outperformance, breadth, all that added knots of knowledge to my process. वहां से तो समझो कि एक decadal breakout ही आ गया था मेरे इसमें, ठीक है? That added more this thing, cemented that thought more. And of course, I had seen my father building wealth out of stock market. So I started looking at the stock markets from an entirely different perspective. I told, I don't want these small glasses of water. Bring me the well. I want to go to the well. If wealth has to be made, it can be made here also. And people have done it. So I want to be in that league. That was my goal. Everything that I have worked for up till now, and I'm still working, is only for that one kind of a goal. I want to be among the best money managers in the industry. तो ये लेके जब जहाँ पे सेटअप्स की हम बात करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस तो यू वर वेल वर्स्ड, यू वर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, और उसके बाद यू केम अक्रॉस पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, एंड आई रिमेम्बर, मतलब पैर ट्रेडिंग से जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, बाद में तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ और वो सारे सेटअप्स, तो वो सारा तो वो सीखा. अब उसको जब इम्प्लीमेंटेशन में आया, तो आई मीन एज अ रिसर्च एनालिस्ट तब भी तुम कुछ सेटअप्स फॉलो करते थे? पहले तो क्या पैर ट्रेडिंग पे ही फोकस था, और फिर वो फोकस शिफ्ट कैसे हुआ? कैंडलस्टिक्स का तो एनग्रेवेंस बहुत रहा है मेरे लाइफ में. और जब हम टेक्निकल एनालिसिस का बात करते हैं ना, तो देयर आर 3 things that are the pillars of technical analysis foundation. Price, volume, okay, and the other thing is process. Process पे इतना लोग follow नहीं करते. Price and volume and time, 4 pillars. तो मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ डिफाइनेंस से, तो for a certain point of time I was kind of anchored to just one setup, anchor column. And somewhat, in my life, I've been kind of, drawing inspirations from various facets. I think you also have, put a lot of emotional attachment to it. One is Indian mythology. Being a sports fan, sports is definitely something which attracts me. The other thing is an inclination towards nature and wildlife photography. And the fourth thing is defense, the armed forces. I don't know, there is no history in my entire family of armed forces, but somewhere or the other my heart goes out. So ये 4 जो चीजें हैं ना, जहां पर मैं रिलेट करता हूँ, each and everything gives some or the other bite to your trading process or rules or technical analysis. आते हैं इन चारों पे. हम सेटअप्स पे तो बात करते हैं. फर्स्ट यू सेड इंडियन माइथोलॉजी. मतलब अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड में बात करूं, क्या ऐसे टेक अवेज होंगे, या क्या सीखा है उसमें से, या कैसे वो इन्फ्लुएंस किया है? या सो इंडियन माइथोलॉजी की अगर हम बात करें ना, तो there are 3 people who have influenced a lot on my mind. One is Arjun. Now जब आप बोलते हो कि आप ऐसा कौन सा चीज था जो बार बार करते हो, तो अर्जुन का एक एग्जांपल याद आता है कि that bird's eye. He saw nothing but the bird's eye, and that's where I picked up focus. The second thing is that there was an instance where suddenly there was a storm and there was no light. The candles blew off and everybody was still eating. And Arjun had this idea that if my muscle memory gives me this power of eating, why can't I practice bow and arrow in the dark? That is where you build up the second quality of persistence. Pick up one setup, practice that so hard that even at 2 a.m. in the night, somebody wakes you up and
tells you to identify that setup, you can identify it with your eyes closed. The second character which kind of appeals to me is Bhim. Now, I spoke this earlier also. In the war of Mahabharata, Arjun's mind was a bit fluid. उनको कृष्णा ने जब guide किया तब he eventually kind of followed. But Bhim का mindset was very clear. This is my enemy, I have to kill him. So आप जब प्रोसेस बनाते हो ना, तब आप अर्जुन बन गए. भीम बनो एग्जीक्यूशन में. बहुत अच्छा है. देखे बिना एग्जीक्यूट करो उसको, सोचे समझे बिना. अगर आपका रूल्स ने बोला कि एग्जिट तो एग्जिट. That's it. Third character which inspires me is Krishna, which I strongly associate with you because it's not flattering, but I'm telling you the truth. I've told you so many times. You've changed my entire perspective in life by introducing me to noiseless charts. You yourself must have witnessed my journey, but I for myself can vouch that the transitions that I had pre point and figure and post point and figure have been phenomenal. So you have to have a very good mentor in your life. The earlier it is, the better. Then you have to adapt qualities of Arjun, of persistence, of focusing on just one parameter for so long. And then you have Bhim as an executioner. That's it. अगर आप ये 3 चीज सीख लोगे माइथोलॉजी से तो you're done. बहुत अच्छा, brilliant. Another thing आपने बोला वो स्पोर्ट्स वाला. I mean, you are a cricket fan, I guess, है ना? So उसमें से क्या ऐसा मतलब practically जो help करता है trading में? Yeah, I'll tell you. So I'm a big fan of Sachin. हाँ. And Sachin Tendulkar, not because the way of a player he is, but the preparations that go in making him that figure. I have this memory etched in my mind. 2004 India's tour of Australia. 4 test matches we were to play. The first 2 test matches, Sachin Tendulkar gets out on the front foot playing the cover drive. 2 times he gets caught behind on the slip or wicket keeper, और एक बार LBW और एक बार covers पे catch जाता है. Now, third test match में ये बंदा बाहर आता है बैटिंग करने को with a mindset that he will not hit a single ball on the offside. And he goes on to score a double century without playing a ball on the offside. To stick to that conviction that, imagine the mindset that he must have gone through each ball के बाद अपने आप को बोलने का don't hit that ball, don't hit that ball. So I draw a lot of inspiration from these real life stories. Even Dhoni, for that matter, he's told on TV interviews for so long, you cannot control the game. I don't have the control over the outcome. I only have the process. Plan A नहीं तो plan B. That's what you've been telling. Yeah. Trading में भी यही चीज है, मतलब process and आपका market और outcome पे control नहीं. Exactly. Exactly. So all these characters have kind of made a very big influence in my life. तो ये जब हम deviate होते हैं या trading में भी it's a mind game basically. Yes. तो यहाँ पे ये ऐसी चीजें help करती है आपको. Yes. And I deviated a lot. Once I came to Edelweiss, I was thrown into a world of data that I have never seen. फिर उसके उसमें उस टाइम का एक्सपीरियंस बताइए. तो what happened जब वो डेटा और ये आया तो क्या? That was like, you give the child a new toy and कैसे वो पूरा fascination से वो नए टॉय के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता ना. It was that. It was magical. अच्छा. But then I realized that somewhere during some phases ये डेटा और प्राइस का किधर ना किधर डिस्कनेक्ट है. And that's where your conflict starts as a research analyst and a trader. So are you saying वो डेटा जो था, let's say global market data या बाकी इकोनॉमिक्स का डेटा और वो सब उसका एक इन्फ्लुएंस हो रहा था और प्राइस एक्शन कुछ और था? Yes.
perfectly. So data, say for example, if I tell you that, अभी का ही recent example ले लेते, if you take out the history of interest rate cuts in US, stock markets have not been that kind. Correct. जब interest rate cut हुआ है तब stock market भी correct हुआ है. Correct. Relate that data to now. अभी last week interest rate cut हुआ, stock market is at a new high. So these kind of instances, of course there were phases where I learned a lot of things. Right. But eventually in that journey, I started to single out that these things will happen. I spoke to you also a couple of times. And then, kind of I decided that, सुनने का सब, करने का screen का. So at least if that data is telling me that markets will crash, trail your stop losses aggressively, reduce your position size, and eventually it is seen in the processes that we follow. Breath will always give you a signal. Yeah. So you have that entire package in front of you. It's just a matter of building a setup of that and sticking to it. There were phases in my life where I was a very, very troubled guy and I was very, very wavering. So data ये बोल रहा है sir, मेरा price setup ये, and I've spoken to you at length. I've spoken to you, I've spoken to Raju sir also. And there have been enormous discussions. Eventually we all came to the same conclusion कि जब तक setup नहीं बोलता है तब तक why you want to use your mind into something else. And that was a very, very kind of a eye-opener for me. That research is on one side and the setup is on the other side. तो उसके सक्सेस के बाद then now maybe you are buy side. Yeah, I am working for Swan Investments as a technical analyst only, but on the buy side. It's a PMS firm. Yeah. Wonderful. So finally, I would say that my journey is almost about to get completed of the one dream that I saw and worked so hard to come here. And I am sure जो type का experience तुम्हारा रहा है and I've seen your sincerity और जिस type से तुमने ये सब execution पे focus and all of that. So बहुत जल्दी तुम बहुत अच्छा और fund manage करोगे. I have no doubt about that. Thank you. तो एक बार discussion करते हैं setups पे. See, I know you do a lot of things, लेकिन कोई एक दो ऐसे setups जो you think के जो तुमने अच्छे से practice किए, you have a confidence, and जिससे जो viewers हैं वो उसमें से कुछ अच्छे टेक अवे ले. मतलब जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज रहा है उसको प्रैक्टिस करने का, उसको थोड़ा सा समराइज करके देना और वो चीजें बताओ कि जो मतलब एक अच्छे टेक अवे हो सकता है रिव्यूअर उसमें से. ठीक है. सो वी विल डिस्कस वन सेटअप, हाँ, जिसमें से 3 स्ट्रेटजीज आती है. ओके. एंड this setup is very close to my heart. I have also presented it in DECNOP 21 as well. Now, this setup is actually a combination of point and figure and candlestick properties. Okay. You always tell that, candlestick ka apna properties hai, point and figure ka apna hai, Renko ka apna hai, yes. and you all often get questions which is best. Yeah. Why not merge the two? Wonderful. So what we will look at today is a setup called a multi-year top breakout, okay, a consolidation breakout, and how to identify 45-degree trend line breakouts. Sure. Let's have a look, फिर उसको discuss करते हैं. Yes, 100%. So आज जो setup discuss करेंगे ना, that is a merger of candlesticks का properties and P&F का properties. Right. So candlestick के properties में we have one advantage of time and volume. P&F is an expert in itself in plotting price. वो दोनों को merge करके एक experience से जो मैंने देखा है कि आपका जो setup build होता है, उस पे आज अपन बात करेंगे. I think this is a very good setup which I have been practicing for a very, very long time. Okay. And it's a beautiful setup for someone who wants to trade very less or probably invest. I am talking in terms of investing using technical analysis. Wonderful. So let us look at that setup today. Sure. Yeah. So basically this setup is a multi-year top breakout strategy. Okay. Now there are 2-3 parts to it. एक तो ये देखेंगे कि what is this strategy all about. Firstly, this strategy talks about
identifying setups where there is a multi-year top breakout. Hmm. And then we will also go into the psychology of why to do this strategy. And before that, more the number of tops and the breakout happens, the more kind of thrust, momentum, and returns which can be expected. Okay. Now, when we talk about multi-year top, why to do multi-year top? Now, say for example, I give you a situation wherein the stock trades at 100, goes up to 150, 150 पे it makes a top, comebacks to 120, 130, then again goes to 150, does not cross that, again comes down. ऐसा 2-3 बार होता है. So what happens during that kind time, and having interacted with so many retail clients, HNI clients, उनका एक psychology, एक setup मालूम पड़ा मुझे, which I have actually put into this. Okay. So normally what happens when one person gets stuck at 150, what he will say कि वापस 150 आया ना तो मैं निकल जाऊंगा इस बार, then I will not wait. फिर वो 130, 140 तक आता है, and by the time it does not come 150 and again the stock goes down. So then mentality क्या होता है कि यार 140 तक आया, अभी ये 130 भी आया ना तो भी मैं निकल जाऊंगा. But that grinding continues, and then one fine day after 3 years, 5 years, you get that 150 का magical number. The first instance of a retail mind or a weak mind is to remove this stock. बेच दो उसको. बेच दो. No profit, no loss. 5 साल में कुछ नहीं कमाया चलेगा, मेरा कैपिटल घर में आ गया, मेरा भाव आ गया. And that is where the magic happens. On the other side, smart investors look at the other way around. अगर ये 5 साल के बाद 150 क्रॉस किया है तो कुछ है. So that is the setup that we will look into it today. तो मल्टी टॉप में मतलब आर यू सेइंग कि एक पहला इंपॉर्टेंट टॉप काफी टाइम के बाद क्रॉस हुआ, या मल्टीपल टॉप्स एट द सेम लेवल और अब कभी वो क्रॉस करके ब्रेकआउट आया? So there are both examples. One top जो बाद में क्रॉस हुआ है, and there are multiple tops which are getting crossed now. We have both set of examples. So we will look at both of them. Ideally, more number of tops formed at one level, and then if the stock is breaking out, that is the most ideal setup if you get it. Otherwise, there have been instances that जहाँ पर 6-7 साल का ब्रेकआउट है, 6-7 साल पहले एक टॉप बना था और अभी वो टॉप का ब्रेकआउट आ रहा है, that is also important. But ideally, more number of tops, that means more patience it has tested. मतलब गाड़ी खाली मिलेगा आपको वो लेवल पे, सीधा फास्ट ट्रेन. So this is kind of a psychology behind the multi-year top breakout. Okay. Now जब हम identify करते हैं तो हर एक top important होता है, because it signifies a level of price in that stock where some action has happened, major action has happened, and some players have changed hands. कोई smart बंदा निकल गया होगा, उसी के वजह से top बना, या फिर मार्केट का रिएक्शन होगा, और whatever instances. So a top itself tells you a lot of things. Now if you look at it, when you say top, each top is important, right? अभी it should be a 1 year, 3 year, 5 year. In short, जितना बड़ा टॉप उतना बड़ा ब्रेकआउट. जितना बड़ा मतलब जितना बड़ा ड्यूरेशन जितना लंबा, या और either in terms of duration or in terms of number of tops at the same level, उतना बड़ा ब्रेकआउट. So what we will do is we will first look at some examples which are currently in the setup. Then we will look at the examples that I had suggested in the DECMA 2021. ठीक है. Okay, the presentation is more or less the same. Yeah. So if people want to watch the DECMA video, that also it's the same, more or less the same. Only the examples will change. So now let us come to the first example of Bajaj Finance. Now I'll use a laser here. Now this was one top. उसके बाद में ये second top यहाँ पर बना.
यहाँ पर multiple top formation. This is kind of a pattern retest Hmm. zone that we have Hmm. in the point and figure Hmm. analogy. Hmm. And now we have this big anchor column which is trying to pierce this. Hmm. Hmm. ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए चार्ट बिल्कुल ही पॉइंट एंड फिगर नया हो. Okay. तो ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट में जो पहला टॉप है, उसके बाद यू सेड वो उसी के लेवल में दूसरा टॉप है. Yes. यू सेड पैटर्न डिटेल्स, मतलब दो बेरिश पैटर्न सेम एरिया में होते हैं और वहां से Yes. प्राइस नीचे It's a आता है. kind of a zone हाँ. where the price has witnessed significant amount of selling pressure. ठीक है, तो ये जो पूरा एक लेवल पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने वो टेस्ट किया और फिर नीचे ही आया है, और उसके बाद अभी ये ब्रेकआउट है लास्ट कॉलम में. Yeah, it यहाँ is पे almost about to break out. अबाउट टू ब्रेकआउट. तो अब क्या है, मतलब ये इज दिस योर So this is a very significant kind of a pattern. ओके. Now, how to trade the setup, we will all see in the coming slide. ठीक है. Just the reason I'm presenting this because people kind of get associated to the setup. Trading rules वगैरह सब हम बाद में देखेंगे. ठीक है. ये कौन सा बॉक्स वैल्यू है? This is 1%. I usually run this on 1 and 3% 1 because and 3%. yeah, because what I see is that if you want to carry this trade for a longer period of time, these are the box sizes that you should look at. And secondly, यहाँ पर है ना whipsaws जल्दी नहीं होते. ओके. You tend to stay with the trend for a very very long time. ठीक है. And as in technical analysis, we have a saying, right? Trend is your friend. तो जितने टाइम तक बने रहो उतने टाइम तक better. You don't get whipsawed basically. ओके. Now this is another example where we have this top formed in 2019 and ये अब जाके निकले. So this is also good 5-6 years का top. टॉप. ठीक है. This is also coming out now. ठीक है. So this is the kind of setup that we are looking at. See this. Now this is on a slightly lower box value, but this is just to show that this is not restricted to 1 and 3%. You can use it for trading also. So this was a 2021 top. This is 2024, and then you have a breakout above this. ठीक है. This is again on a very very different box size. This is 3% chart. Now, if you look at this, this was way back in 2014-2015. उसके बाद एक breakout हमें यहाँ मिला, but that was whipsawed out. So this becomes your pattern retest level, and then you have an anchor column and a follow through. तो एंकर कॉलम मतलब एक लंबा कॉलम, एटलीस्ट 15 बॉक्सेस. Yeah, at least 15 boxes. हाँ. तो जो ब्रेकआउट होता है, हो सकता है विद एंकर कॉलम हो या विदाउट एंकर कॉलम भी ब्रेकआउट हो सकता है. Yeah, without anchor column भी breakouts होते हैं. But in our setup, we will use only anchor column. ठीक है. तो ये पहला स्टेप तो हो गया कि टू आइडेंटिफाई मल्टी टॉप ब्रेकआउट के स्टॉक्स. Yes. ठीक है. Now I've put a few more examples just to touch. This is India Cement 3%. This stock incidentally was way back in 2008. इंटरेस्टिंग. 2008 के बाद अभी निकला. ये जस्ट मतलब अब ये जो बॉक्स वैल्यू है, इसको ही अगर हम और बढ़ा दे तो हो सकता है आपको एक कुछ कॉलम्स में ही वो एक ब्रेकआउट दिखे. हाँ. That is also a possibility. Yeah, possible. Right? If you run it on a 10% or a more higher box value, you could have a simple but as bigger a box value, you could just simply have a double top buy. हाँ, मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि अगर मुझे इसको स्कैन करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉम होल एनएसई यूनिवर्स, तो क्या स्कैनर हो सकता है? स्कैनर पे भी जाएंगे. Interestingly, you've done my job easier, which was in 2021. ठीक है. आपने एक ही कंडीशन डाल के ये पूरा सेटअप आ सकता है. ठीक. Now, just to give a flavor, कि what sort of returns you're looking at and what kind of a setup क्या होता है, कैसे चलता है. This is my previous example which I had pitched in DECMA 2021. Yeah. तो एक जस्ट मैं यहाँ पे, अगर टेक्मा किसी को पता नहीं है तो डिफाइन एज कॉन्फ्रेंस ऑन मार्केट एनालिसिस होता है टेक्मा. एवरी ईयर हम
पहले 2 कॉन्फ्रेंस करते थे, अब 1 कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ पे रियल ट्रेडर्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो अपने सेटअप्स प्रेजेंट करते हैं। इनका भी एक हुआ था 2021 में, जहाँ पे उन्होंने अपना एक सेटअप प्रेजेंट किया था। अब हमारा नेक्स्ट डेकमा है 9th-10th नवंबर इन मुंबई। सो अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि बाकी वहाँ पे अच्छे प्रैक्टिशनर्स के साथ नेटवर्किंग करने का, और फिर वहाँ जो स्ट्रैटेजीज लोग प्रैक्टिस करते हैं उसको डिस्कस करने का। सो या, तो नेक्स्ट डेकमा इज इन मुंबई 9th and 10th नवंबर। या तो ये आपने उस टाइम प्रेजेंट किया था ये चार्ट। Yes. So at that point, SBI was trading at just 400. ओके। Now today it is at around 800. If you calculate the returns in terms of CAGR, it has a 26% CAGR in a matter of 3 years Frontline stock in a large cap. large cap। Now, similarly, this was a mid cap, small cap kind of a stock, GSW Energy. This setup gave a breakout at 98. Today it is at 740. 10 bagger, almost 10 bagger. The 96.2% CAGR. Box value क्या है ये? This is again 3%. 3%. And just look at the smoothness of this entire thing. And the rally has been equally smooth. Interesting. Now, this setup is not restricted to stocks. It is restricted, it is, it can widen to relative strength. And that brings a whole new perspective about the next thing. This is the real estate chart, the Nifty realty chart. Just look at the number of tops that were formed. And at 420, it gave a breakout about this pattern. Currently, if I'm not mistaken, the index must have rallied about 2.5 times in a span of 4 years. So ये setup sectors में या index में? Yeah. If so, imagine that you have a sector breaking out of a decade-long consolidation, and you have that insight that this could be big. Now imagine playing the outperformers in those sectors. If the sector has given 2.5 time return, आपका outperformer में कितना पैसा बनता? And this was one of the big themes discussed in the market. Correct. Unfortunately, we don't have a sector on defense. वरना defense में भी almost a similar kind of a setup हो सकता था. Multi-year top breakout यहाँ, जिस हिसाब से वहाँ पर rally दिखे उसमें. Now this is one facet, one setup, multi-year top. दूसरी concept पे आते जो complement करता है इसी setup को, that is the 45-degree trend line breakout. Now, before we delve into this, I would like to shed some light on this 45-degree trend line. Initially, when I started my journey with Define Edge, it was only a plotting mechanism. Mini top आया, 45-degree trend line plot हो गया. But then eventually, when I had sessions with you and on various forums, you said that this is like something different. And one line caught my attention, that why 45-degree line is important trend line, because it divides the chart into two parts. The dominance of a column of X starts from the 45-degree trend line breakout. That caught my attention. Unfortunately, not so long ago, we didn't have this exact method of scanning. Even now, we don't have. But I have developed, there is a ready-made condition जहाँ पर आपको mostly 45-degree trend line breakouts catch हो जाते. We will look into that also. And this also kinds of complements to your multi-year top. Multi-year top is a strategy where you are catching the breakouts. Correct. And 45-degree trend line breakout is something, a setup that that is having a fundamental change in the price setup itself. So you are getting in the train early. तो अगर किसी को मोमेंटम फॉलो करना है तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, किसी को जल्दी ट्रेन में बैठना है तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट.
तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट टॉप से अगर हम प्लॉट करें तो एक बेरिश ट्रेंड लाइन प्लॉट होता है, यस, और फिर वो जब प्राइस उसके ऊपर निकले तो इट्स अ बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। यस, तो वो ब्रेकआउट जो है वो थोड़ा आप अर्ली आप स्पॉट कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉप से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो कट हुआ है, तो आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जो जिसका प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद वो टॉप जो है वो चैलेंज कर ले या वो क्रॉस कर ले। यस, एंड मेरे एक्सपीरियंस से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकआउट कैंडिडेट्स होते हैं वहां पर थ्रस्ट इज अमेजिंग। इंटरेस्टिंग। तो ये इसके भी पीछे एक साइकोलॉजी है। जैसे टॉप्स बनते हैं वैसे ही ब्रेकआउट्स भी बनते हैं 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के। एक तो रीजन जो आपने समझाया था कि वो इट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन दैट डोमिनेंस ऑफ एक्स ओवर ओज। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई स्मार्ट हैंड स्टॉक में आया होगा, तो कुछ प्राइस एक्शन आया होगा स्टॉक में, दैट इज व्हाई दैट एक्स इज डोमिनेंट। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नल, अर्ली सिग्नल दैट यहाँ पर एक्शन है। You should always have an eye on these kind of setups is what I have noticed in my journey. Okay. Now this is one example of 45 degree trend line breakout. Right. So आपने important top से वो एक रेड कलर का जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है और वो यहाँ पे वो ब्रेकआउट हो रहा है। ये पूरा टॉप है इसका, यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड चालू हुआ एंड दिस टॉप इज समवेयर नियर टू कोविड और पोस्ट कोविड, शायद 21-22 का टॉप होगा। तो ये पूरा 2 साल का इसका बेयर मार्केट वो अभी खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट। तो ये कैंडिडेट अब आपके जो बाकी मोमेंटम मेथड है उसमें जब वो हाई क्रॉस करेगा तब वो आएगा। हाँ। बट यहाँ पे अब आपके रडार में ये आया है कैंडिडेट। यस। सो नाउ दिस इज अ बुलिश स्टॉक फॉर यू। यस। अब हम सेटअप्स के एंट्री वगैरह पे बात करेंगे। यस। अब ये बुलिश कब तक है? जब तक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर है या वापस उसके नीचे आ जाएगा तो देन मतलब कैसे वो क्राइटेरिया है? तो फर्स्ट इनिशियल क्राइटेरिया तो यही है कि ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन सस्टेन होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, व्हेन यू गेट फॉलो थ्रूज एंड यू गेट फर्दर मोमेंटम, दैट विल रीएस्टैब्लिश एंड रीइंफोर्स योर कन्विक्शन इन द स्टॉक। वो अभी उसके ऊपर सस्टेन हो, वापस नीचे ना चला जाए और उसके बाद वापस डबल टॉप आए या वापस फॉलो थ्रू आए। करेक्ट। तो वो ज्यादा बेटर है। करेक्ट। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ना, इसका ये जर्नी तो बाद में आएगा, ये जर्नी को भी एनालाइज करेंगे तो ये कितनी दफे ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के पास आया, बट इवेंचुअली सप्लाई ओवर पावर डिमांड। तो सिमिलर सेटअप है। ठीक। नाउ दिस इज अनदर पोटेंशियल कैंडिडेट। अभी ये सेटअप इज स्टिल इन द मेकिंग, wherein it is close to this 45 degree trend line. अगर ये ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पर एंड फॉलो थ्रू आता है तो दिस कुड अगेन बी अ वेरी गुड कैंडिडेट। दिस अगेन ये ऑल दीज मेजर जो 45 डिग्री जो मैंने अभी एक्सप्लोर किया है ना, सबके कहीं ना कहीं मेजर टॉप्स 21-22 में बने पोस्ट कोविड। अच्छा। जो पोस्ट कोविड के बाद नहीं चले वो अभी साइंस ऑफ आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। And you know the magic of this setup? You don't need to bother to look at RS chart. RS will be positive because of the conditions that we've given in the scanner. You can, if you want to, wish to, kind of look at the RS chart, you can. But more often than not, you will find outperformers. ठीक है। Now, ये तो हुआ एग्जाम्पल वाला। अभी इसको स्कैन कैसे करना है? So earlier, what I used to do is, I used to first scan for outperformers, और उसके बाद एक के बाद एक चार्ट दिखता था। Because as a basic nature, I am a very kind of a visual kind of a person. जब तक मैं वो चार्ट्स देख ना लूँ ना, तब तक वो दिमाग में रजिस्टर नहीं होता। आज के दिन में भी मैं कम से कम 150 चार्ट देखता हूँगा एक दिन का। अच्छा। उसके बिना मैं नहीं सोता हूँ। एटलीस्ट F&O यूनिवर्स, यू पिक अप एनी स्टॉक ऑन माय बॉक्स साइज, आई विल गिव यू द पैटर्न। सो दैट कन्विक्शन एंड दैट स्क्रीन सेंस आई हैव एटलीस्ट गॉट बाय रीडिंग चार्ट्स। एवरीबॉडी हैज देयर ओन मेथोडोलॉजी, दिस इज माय स्ट्रेंथ।
So that is how I used to do. And that tak thing was, introduced by Raju sir. तो वो एक के बाद एक charts देखते गए. Keep clicking tak and next chart ऐसे दिखते जाओ. Yeah, we will see that in the example. ठीक है. And the primitive way of scanning these kind of setups was to either look at Darvas, which was there in the Define Edge platform, and scan for 52-week highs or 52-week lows if you want to see lows. Correct. So this was the previous method. Okay. Now recently you all have introduced this highest X in n number of columns. अभी इसको conceptually थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें. ठीक है. Say for example, I filter a criteria wherein I say the scanner that give me the highest X which is plotted in the last 20 columns. So if you visualize the chart now, आपके पास एक column of X होगा जो highest होगा in the last 20 columns. So last 20 columns से अगर आप 45 degree trend line मारोगे तो automatically वो breakout आ गया. अभी why 20? तो हिस्टोरिकली मैंने जितने स्कैन्स किए हैं ना चार्ट्स में, तो 20 एक ऐसा पीरियड है जो आप 1% और 3% बॉक्स साइज पे रन करोगे ना, तो एटलीस्ट वो 1-2 साल का प्राइस मूवमेंट आपका कैप्चर कर लेगा. इफ इट इज कैप्चरिंग 1 or 2 years हाई, द स्टॉक इज ऑलरेडी एट अ 52 वीक हाई. सो वो उस क्राइटेरिया को मैंने उस स्कैन किया. तो आप 20 बॉक्स का क्राइटेरिया लेके हाईएस्ट एक्स इन लास्ट 20 कॉलम्स, ये आप करते हो 1% 3% चार्ट पे. yes. तो एक्चुअली आपको उसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही होता है, और ऑफ कोर्स 52 वीक हाई इसमें 1-2 साल पीरियड आ जाता है. 3% करोगे तो कभी कभी 2-3 साल भी आ जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन प्राइस एक्शन. तो उतने टाइम पीरियड का आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिल जाता है. इंटरेस्टिंग. यस. सो दिस नॉट ओनली गिव्स यू a candidate for 45 degree trend line, sometimes it even pops multi-year top. Correct. Because आपका highest X in N 20 columns में है, तो अगर आप बड़े box size पे देखोगे, आपको मिलेगा वो candidate. Yeah, interesting. So if you want, we can look at the setup. Yeah, now. Please. So पहले तो scanner में जाते हैं. और मैं आपको ये scanner दिखा देता हूँ. One can also make this. So let us run on EOD. Okay. Let us take all scripts. Acha. Just to see, what kind of candidates it is throwing. Yes. And we go to user defined system. And we have the 45 degree trend line breakout. अच्छा. और ये स्कैनर का कंडीशन है X count highest in last 20 columns. 20 columns. ठीक है. So we change the box size to 1. Okay. We click on fresh and scanner condition से ठीक है filter कर. Generally looking at this kind of market and my experience with this pattern is it complements and brings together a lot of pictures, parts to it. If your breadth is overbought, you will automatically get multi-year breakouts. If your breadth is declining, you won't get any stocks in this. So basically it is complementing a lot of things, and one simple scanner is a strategy in itself. So you said breadth is overbought, तो extreme zone में है. So then you get candidate, तो आप क्या आपका mindset रहेगा? If breadth is at overbought levels, you will get multi-year tops. Yeah. Setup क्या बोलता है कि वो anchor column तो मिल जाएगा. एंट्री करना है क्या एंकर कॉलम पे? नहीं. ठीक. एंट्री विल बी डिफरेंट. ठीक है, वो बात करते हैं. सो एंट्री क्राइटेरिया टेक्स केयर ऑफ दैट ओवरबॉट ब्रेथ कंडीशन. इंटरेस्टिंग. गॉट इट. So yeah, interestingly we have couple of stocks. So now just save it to the group. Say for example we save the group as new. Okay. And we just open a chart. This I am doing just to show this tuck. Yes. इसको 1% कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पर NSE EOD. And this is
तो अब ये जो है लास्ट कॉलम, ये This बड़ा एंकर कॉलम this है. is a column, anchor column, 27x का कॉलम है ये. एंड अगर आप ये टॉप से करोगे तो समवेयर इधर आ रहा है इसका इंपॉर्टेंट लेवल. बट अगर आप प्रीवियस 20 कॉलम्स लोगे तो समवेयर ओवर हियर, तो ये आपका 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के पास में ही है. योर 20 वुड हैव बीन दिस कॉलम. सो ये ब्रेकआउट आ गया. टॉप से अगर लिया तो आप ब्रेकआउट के पास. ठीक है. बट एटलीस्ट आपको एक कैंडिडेट मिल गया जिसको आप फिर एनालाइज कर सकते हो, ब्रेकआउट है नहीं है. देन यू डू योर फर्दर एनालिसिस एंड डीप डाइव इनटू वेदर दिस स्टॉक इज लिक्विड और क्या जैसे अभी स्कैनर में मेरे ख्याल से 4 स्टॉक्स आए फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स इन एनएससी. ऑल द स्टॉक्स इन एनएससी. सो दिस वाज वन. नाउ दिस इज द सेकंड स्टॉक. अभी ये आप देखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ मल्टी ईयर टॉप. यस यहाँ पर दिस वाज अ फेल्ड ब्रेकआउट. करेक्ट. ऑब्वियसली अब हमारा सेटअप के हिसाब से एंट्री यहाँ पर नहीं आता. ठीक है. बिकॉज देयर वाज नो फॉलो थ्रू टू दिस एंकर कॉलम. ओके. इवन हियर देयर वाज नो फॉलो थ्रू. ठीक है. सो वी वुड हैव गॉट एंट्री समवेयर ओवर हियर. राइट. सो फॉलो थ्रू एंट्री जो आप बोल रहे हो अब यहाँ पे कि ब्रेकआउट होने के बाद उसका फॉलो थ्रू, मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाय, दैट्स योर एंट्री. दैट्स माय एंट्री पॉइंट. दैट इज माय एंट्री पॉइंट. इवन इफ इट इज अ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद का फॉलो थ्रू. Yes. या मल्टी टॉप ब्रेकआउट, उसके बाद का फॉलो थ्रू. Yes. In any setup, the follow through is the entry point. Okay. And if you talk about, so now we will take this setup separately also. I will show you some examples where, kind of what happens is that momentum is so strong that sometimes that anchor column follow through that you get, that's an affordable entry, but disparity comes into play where the price is far away from the moving average. So that's where my trailing stop loss comes into play. ठीक है. उसके ऊपर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. That is very interesting point. So this is another stock. This is also close to this 45 degree trend line. और हम यहाँ से प्लॉट करेंगे तो भी क्लोज है. ओके. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट मान लो ये टॉप से ब्रेकआउट हो जाता और मेजर टॉप से नहीं होता, स्टिल इट इज देयर इन योर रडार, मतलब फॉलो थ्रू पे अभी भी एंट्री लेंगे. या बट आई वुड वेट. I would probably wait for this major top cut trend. Yes. So history of whatever I have seen charts is that there are very few stocks which will break the first trend line and not break the major one if the difference is not very much. Ideally, this anchor column will continue to break this high and then give you an entry. Now I think this is the last stock that we have. I think this is also a multi-year top. उसके पास ही. Yeah, so this was a top in 2023. It's not yet a multi-year top. So, तो अब ये टॉप ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद का फॉलो थ्रू इज योर एंट्री पॉइंट. तो ये स्कैनर से जो स्टॉक्स आते हैं वो सिर्फ रडार में आते हैं पहले, तो मतलब अपने वॉच लिस्ट में आ जाते हैं. Yes. And then you have to wait for the follow through. Yes. So just to give you an example, we'll do one thing. We will run this on a running basis. Okay. So that थोड़े बहुत setups जो पहले आ चुके हैं ना, we can at least throw some light on this. ठीक है. This we will not run it on EOD. Let us run it on NSE 500. I think that will kind of give you a smaller universe. Okay. So NAD. I'm keeping the parameters as this I have changed it to running, keeping the box size as 1%. This has good examples in this. Couple of them I've already put in my presentation. Okay. Yeah. So see this. Alkaline amine आया. This was there in the presentation. Yes. This is a clear 45 degree trend. Correct. अभी यहाँ पर next follow through जो होगा, that will be our entry point. Now, similarly, this campus also was shown in the slide. Interestingly, we have HUL, which is a multi-year breakout. So you had one resistance level here, supply overpowering demand, supply overpowering demand. Look at the entry point. So this setup, एक scanner will give you an entry point for at least two setups, multi-year breakout and 45 degrees. Right.
So this scanner you follow on daily basis? Yes, Hmm. we run this on daily basis, and whatever stocks you get, which are filtered in this area. So what I do is basically, say for example, I got this alkylamine, which fulfills my criteria. I will create a separate group, and I will keep on adding that stock to that group. And then what you do is you run your favorite setup on that anchor column, follow through, or whatever that setup is. Right. Right. And if you want to even check for outperformance, we can also check that also. Like I had already said, that there will be outperformance in the stock. So you can check that against, so for example, right now Nifty 50 I guess is the most outperforming stock sector. तो यहाँ पर भी देखो ना, थोड़ा बहुत तो outperformance दिख ही रहा है. And you go to a bigger box size, there is a pattern retest area here. तो ये जो अब आपके चार्ट में इतने इंडिकेटर्स और ये दिख रहे हैं, डू यू फॉलो देम आल्सो? मतलब ये आपका एक एनालिसिस के लिए? So this is just for my analysis. या इसमें मूविंग एवरेज है, एंकर लाइंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के, Yes. पीमॉक्स इंडिकेटर है. Yes. So I'll just explain why this kind of a setup. Moving average is just a trend filtration criteria. If it is above moving average and a simple double top buy, that means कि यहाँ पर थोड़ा outperformance है on this ratio chart. ठीक है. This anchor support और resistance जो है ना, this gives me a good idea about whether relative strength के basis पे वो important levels निकालते जा रहा है कि नहीं. So this will basically give me a continuation strength. और ये PMOX तो मैंने थोड़ा मेरे ट्रेडिंग सेटअप के लिए लगाया है. इसमें आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट इवन इफ यू लुक एट दिस प्राइस सेटअप, अगर इस पे अगर आप PMOX लगाओगे ना, तो एड स्टडी में जाके अगर हम PMOX लगाते तो राइट नाउ इट इज रेड. राइट. यहाँ पर जब फॉलो थ्रू आएगा ना, तो इट विल बिकम ग्रीन. करेक्ट. तो आपका एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. यू आर आइडेंटिफाइंग सेटअप्स व्हिच आर टर्निंग ग्रीन फ्रॉम रेड. करेक्ट. तो पीमॉक्स में अगर वो रेड डॉट है ऊपर में तो इट शोज कि यहाँ ओवरबॉट है. Overbought, yes. और नीचे में रेड डॉट है तो बेरिश मोमेंटम है. यस. ग्रीन डॉट ऊपर में है तो बुलिश मोमेंटम है, और नीचे में है तो ओवरसोल्ड. यस. या ठीक है. दिस इज इंटरेस्टिंग. तो अब कमिंग बैक टू कि अब आपका एंट्री एक क्लियर हो गया. Yes. या तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन या मल्टी टॉप ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू. अब अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आप स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करोगे इसमें, वो डबल बॉटम सेल वाला? So there are two criteria. ओके. Now कभी-कभी कैसे हो जाता है, this here gets a little subjective, but sometimes what happens over a period of time, what I have observed and what my objective is basically to stay with this stock until and unless there is juice and trend in this stock. करेक्ट. बराबर है. Sometimes it so happens that this column of X, say for example, it continues up to here. You don't have an entry. राइट. And then you have a follow through. फॉलो थ्रू. Unfortunately, your moving average is here. राइट. So sometimes what happened, disparity catches up. Now disparity in the sense that price is away from the moving average, somewhere or the other it will come to catch up to that moving average. So कभी-कभी क्या होता है कि moving average के ऊपर ये double bottom sell दे देता है. हाँ. So I don't exit there Okay. because I know there is disparity to catch up. So don't exit over there. Now there are two exit criteria to my system. One is that you exit below the moving average ठीक है. once you have an anchor column follow through, bearish anchor column follow through. ठीक है. That is one way of exiting. The other criteria that I follow is a breakdown on relative strength charts. अच्छा, ये दोनों आप एक्सप्लेन कीजिए, हो सके तो विद एग्जांपल. Then we will take this trade. एक एग्जांपल लेता हूँ मैं जो कि रिसेंट है. Let us this was very recent. Yeah, so this is the setup here. अभी ये मूविंग एवरेज है, हमें एंट्री यहाँ मिला. Okay, this was anchor column follow through, or probably let us take this entry point. ठीक है. This follows all the criteria. 45 degree trend line यहाँ पर आया, Yes. anchor column बना, follow through यहाँ पर entry. Yes. Now price is away from the moving average. Correct.
Now you look at this, the momentum has slowed down because it is catching up. Sometimes it so happens that you get an entry here. If I consider this as the entry point, this is a high pole. Now, technically, people tend to exit on high poles. But generally, when you are catching such kind of stocks where you have to run with them for a longer period of time, high pole and your double bottom sell does not make a convenient entry. You will be thrown out of the stock and then you again have to re-enter. ठीक है. Now, एक सेकंड, इसी में हम लोग पहली बात तो हाई पोल यू डोंट फॉलो No. फॉर एग्जिटिंग. No. ठीक है. डिस्पैरिटी का आपने बात किया. मेरे दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. डिस्पैरिटी मतलब प्राइस अगर मूविंग एवरेज से बहुत दूर है yes. तो टिपिकली वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज होता है. तो अब अगर ये आपका एंट्री आया है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया एंड देन फॉलो थ्रू है यहाँ पे, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्पैरिटी दूर है, तो फन विल यू टेक एंट्री? Yes. ठीक है. सेकंड, एंट्री लेने के बाद डिस्पैरिटी बहुत हाई दिख रहा है, तो विल यू एग्जिट या विल यू, मतलब आप जैसे I will wait. यू विल वेट. I will be. तो डिस्पैरिटी वैसे वहां पे आप इग्नोर कर लोगे क्योंकि ओके. Yeah. So what we've seen is that disparity does not necessarily mean that price will correct. It can go sideways. या XO plot होके भी disparity complete हो सकता है. करेक्ट. So I want to give that benefit of doubt to that तो हो stock. सकता है टाइम कंसोलिडेशन हो सकता है प्राइस करेक्ट हो, Correct. लेकिन आप उसको छोड़ दोगे. यू Yes. नो कि डिस्पैरिटी इज हाई लेकिन कुछ करोगे नहीं. Yeah. Now the logic behind tweaking these rules is just go to the initial slide where I had explained the psychology of this entire breakout. ओके. First of all, why we are doing this breakout or why this setup is happening. You have to understand one thing, that there is something which is changing in the stock. Correct? So there will be instances where there will be bouts of volatility because it is coming out from a grind. It is trying to set a new trend. But then you will have eventually a new fresh trend. I will show you another example. Okay. A very simple recent example wherein there was this throwdowns. Now this is a 45-degree trend line. बरोबर है. यहाँ पर तो हमने एंट्री लिया नहीं because there was no anchor column. This was the first anchor column that we got. Anchor column, double top buy. Your entry was there. वो आप वहां से भी करना. हाँ. We initially we were stopped out. But Stopped out as in? this is not my stopped out criteria. So double bottom sell you don't follow. No. See, this is where disparity came into picture and the price corrected. Now look at the trend. 170 sell stop to 30. So you said मतलब वहाँ डिस्पैरिटी हाई था और उसके बाद डबल बॉटम सेल आया, प्राइस करेक्ट हुआ. Precisely. लेकिन आपने वेट किया कि वो पता है आपको कि वो डिस्पैरिटी की वजह से हो रहा है. Exactly. But you are waiting. Yes. ठीक. Now if this same setup, this would have been converted into an anchor column and then we would have got a bearish follow through, I would have exited this stock. Even if it was above moving average? No, below moving. Below moving Below average. moving average. तो अगर एंकर कॉलम मतलब बड़ा कॉलम ऑफ ओ और उसके बाद बेरिश फॉलो थ्रू, मतलब उसके बाद डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज, तो आप एग्जिट कर दोगे. Yes. मान लो एंकर कॉलम नहीं आता और ऐसे ही मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, देन विल यू Then switch on to RS. अच्छा, वो हम करते हैं. ठीक है. Because what happens is this could again be something like this, where this was below the moving average. But then again it resulted in a trap. ठीक है. तो अगर ये बिलो मूविंग एवरेज चला जाए तो फिर आप क्या करोगे? स्विच टू RS. RS में स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी. Yeah. और उसमें क्या देखोगे? If that's the same criteria. मतलब वो RS में भी if it is below the moving average, it is showing a double bottom sell. मतलब सब क्राइटेरिया पे ये अंडर परफॉर्म कर रहा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए भी बार पूछ रहा हूँ और क्लैरिटी चाहता हूँ क्योंकि एग्जिट जो है ये बहुत ट्रिकी होता है. लाइफ में कोई परफेक्ट एग्जिट नहीं होता है किसी का भी. एग्जैक्टली. ठीक है, कुछ भी कर लो तो भी, और अपने अपने मेथड्स होते हैं. मैंने थोड़ा देखा कि आपके एग्जिट क्राइटेरिया थोड़ा अलग है. हाँ, तो पहला तो है कि आप देखोगे कि अगर एंकर कॉलम है और उसका फॉलो थ्रू आया और वो बिलो मूविंग एवरेज है तो आप एग्जिट कर दोगे प्राइस पे ही. यस. ठीक है. सिंपल डबल बॉटम सेल, सिंपल मूविंग एवरेज ही आप फॉलो नहीं करते. नो.
अगर वो नहीं हुआ और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो आप ये स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट ओपन करोगे, उसमें आप देखोगे कि क्या वो एंकर कॉलम फॉलो थ्रू बिलो मूविंग एवरेज है या उसमें बिलो मूविंग एवरेज गया है, तो आप एग्जिट कर दो। Yes. क्लियर? Yes. वेरी इंटरेस्टिंग। Now I'll tell you why I have devised this kind of a strategy or an exit plan. ये exit strategy जो बोलते हैं ना, I'll just take you back जहाँ पर हमने चालू किया था पॉडकास्ट 2008 I told you that entire thing was wiped out. तभी एक चीज समझा कि exit strategy होता क्या है. Once for many people who are even new to this concept of exit strategy or those who have started practicing or those who have just recently entered into the stock market, everybody knows कि प्राइस अगर इसके नीचे गया तो मैं बेच दूंगा, but hardly somebody has the willingness to go and execute. It always becomes a hope trade, and then by the time you realize it is too late. That is why the reference of Bheem for execution. नहीं तो दोनों यहाँ पे बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है। एक्चुअली क्या होता है कि खास करके जब बुल मार्केट होता है, मतलब आज एक अच्छा बुल मार्केट है वैसे देखो तो, ये ड्रीम बुल मार्केट या तो कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब बाय करो होल्ड करो अच्छा ही होता है, फालतू में हम बीच बीच में क्यों एग्जिट करें। Yes. अब वो एक्सपीरियंस भी किया है 2008 वाला मेमोरी या जो भी, तो ऐसे सेटअप में अब मैं प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी कभी ये होता है कि आप जैसे बोल रहे हो एंकर कॉलम और फिर फॉलो थ्रू फिर बिलो मूविंग एवरेज, या तो हो सकता है कि एक तो आप प्राइस बहुत नीचे में एग्जिट कर रहे हो सकता है कभी कभी आपका लॉस थोड़ा सा बड़ा भी हो, कभी तो लॉस इन प्रॉफिट होता है वो भी बड़ा हो सकता है, या कभी एक्चुअल लॉस भी हो सकता है जो बड़ा हो सकता है। तो वो टाइप पे क्या माइंडसेट होता है और वो कन्विक्शन कहाँ के आता है कि जो भी है वो तो एग्जिट तो करना ही। So I'll tell you, ये जो exit criteria जो डिजाइन किए हैं ना, that I have kept in mind. If you have a bearish anchor column in a stock which is outperforming or probably changing the trend, that means कि मार्केट का ट्रेंड इससे ज्यादा खराब होगा। आप एग्जांपल्स उठा के देख लो। So to be very honest, I'm not a big fan of back testing. I'm a fan of front testing. आप जब खुद पैसा डाल के वो करते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है। दैट इज वेयर माय एग्जिट क्राइटेरिया आर स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस एंटायर थिंग। यू गेट आउट ऑफ द स्टॉक, देन यू अगेन रिलीव दैट मोमेंट, ओह शिट आई गॉट आउट अर्ली, आई शुड हैव स्टक विद द स्टॉक, एंड देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर अच्छा हुआ निकल गया। या तो एक तो एंकर कॉलम आया है, मतलब आरएस में आया है, तो वो तो बहुत अच्छे से अंडर परफॉर्मर है वो, इसीलिए वहां पे एंकर कॉलम आया है और वहां पे बिलो मूविंग एवरेज है। या इवन प्राइस चार्ट पे भी एंकर कॉलम है, तो अंडर परफॉर्मेंस तो है ही कहीं ना कहीं। तो वो तो है कि सेटअप आपका बहुत लॉजिकल है, लेकिन उसमें आप कभी कभी जो लेट निकलते हो तो वो एक कन्विक्शन है कि नहीं निकलना तो जरूरी है। फिर कभी ये भी होता है कि आपके निकलने के बाद वो और नीचे जा सकता है, कभी वहां से टर्न होकर फिर ऊपर भी। तो ये एक तो इंस्टेंसेस होता है। और ये होता है कि मान लो सडनली ये बुल मार्केट रिवर्स हो जाए, तो आपके जितने भी सेटअप्स होल्डिंग में वो एक साथ स्टॉप लॉस उसके बच सकते हैं। yes. उस टाइम पे भी आपको, तो आपने वो भीम वाला जो एग्जांपल दिया, एग्जिट तो करना ही करना है। yes. उस टाइम पे कभी कभी जो होता है ना हेजिटेशन कि यार वेट कर लेते हैं या नहीं चलता है हाथ में, जो खास करके जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा है पास्ट, अभी का लास्ट 5-7 साल का ही मार्केट देखा है, तो वो लोगों को वो माइंडसेट कैसे वो डेवलप कर सकते हैं कि नहीं ये करना तो करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि बुल मार्केट में ये आपको कभी कभी रॉन्ग लेसन मिलते हैं। रॉन्ग लेसन क्या मिलता है, आपने एग्जिट कर दिया और बाद में स्टॉक चल गया, यार मैंने फालतू का एग्जिट किया। तो वो माइंडसेट कैसे डेवलप करें? सो फनी थिंग, अच्छे लोग बोलते हैं कि बुल मार्केट ब्रिंग्स बैड हैबिट्स। या एब्सोल्युटली, यू गेट कंप्लेसेंट। दैट इज व्हाई ऑन माय ऑफिस दिस थिंग I have a small write-up. Yeah. All good things come to end. वो रखा हुआ है मैंने। That is a reminder that all good things will come to end. And the thing that you are telling, right? How will you develop that? Now this you have to develop.
you can't teach or you can't kind of just tell and preach this thing to anybody. And more personal the experience that you have, the more better it is. Now, why I developed an exit strategy? Because of my instance in 2008. 2020 I got saved by luck. I was not in India at all. अच्छा. So मैं बच गया. Even though my portfolio saw a drawdown, but there was nothing I could do. So I kind of survived that. Now, if this bull market is coming to an end, of course it will come to an end because it has started at some point in time. Yeah, at some point in time. You don't know when. You don't know. But whenever it is ending, okay, the first thing is that you have a clean slate. So that whenever the next trending move comes, you have the chance to participate. Again, I will go back to that question, क्रीज पे खड़े रहोगे ना तो रन बनेंगे. आउट होने का क्या फायदा? Then you have to wait for the second chance. तो इसमें आप कोई प्रॉफिट टारगेट या ऐसा कुछ फॉलो करते हो? Yeah. So interestingly, the mind keeps on itching. यह बहुत बढ़ गया. This is too good to be true. You have to exit. Now to calm that all is well kind of a mindset. तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार 50% आ जाए ना, तो 10-20% में एग्जिट कर देता हूँ. क्वांटिटी 10-20% क्वांटिटी एग्जिट, so that mind is at peace. अच्छा, so 50%. उसके बाद कुछ नहीं. See, उसके बाद तो आपका समझो अगर डबल हो गया स्टॉक, बराबर है, then you have a very very big margin of trailing. फिर जाने तो उसको मूविंग एवरेज के नीचे. And experience teaches me that एक बार it is difficult for a journey to start from 0% profit to 50% profit. वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है. 50% से 100% तक है ना सरवाइव हो जाता है. 100% के ऊपर तो इट बिकम्स मैजिक. देन यू डोंट नीड टू इवन बॉदर लुकिंग एट दिस स्टार्ट. वो अपने आप बढ़ते ही जाते हैं. ऑल्सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मार्केट फेज post COVID, we've also seen that bouts are very swift. Corrections have also been very timid. Certain things to do with market also. Right. और इसमें अगर आपका नॉर्मली आपका एक स्टॉक आ गया, अपने एंट्री वगैरह आ गया, तो आई थिंक ये तो काफी टाइम तक मतलब होल्डिंग पीरियड जो होगा वो आपका लंबा होगा उसमें. तो मतलब ऑन एन एवरेज कितना होल्डिंग रहता है? I have seen my shortest holding was about 3 to 6 months. The shortest was because that was, but then I must have been stopped up. And the longest holding was about 5 years and still on. तो ये मतलब वो तो राइड करते जाओ आप उसमें जैसे जब तक एग्जिट कंडीशन नहीं होती. और ऐसा फिर क्योंकि अगर आप ये तो बुल मार्केट है, आपके पास ज्यादा स्टॉक्स आते जाएंगे. अगर वो नहीं है तो वो टाइप के स्टॉक्स आपको कैंडिडेट्स इतना जल्दी नहीं मिलेंगे, राइट? और आपका एज सच कोई स्टॉप लॉस इन प्राइस नहीं होता है. मतलब आप ये कंडीशंस फुलफिल हुआ तो ही आप फिर एग्जिट करोगे. या टू बिगिन विद तो वो जो डबल बॉटम सेल यहाँ पर है, दैट विल काइंड ऑफ गिव यू एंड सॉर्ट ऑफ hint as to what is your risk. But I always take risk as the moving average. तो आप इसमें कुछ पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट जैसा फॉलो? I follow the position sizing as per this thing only. Okay. What I do is my risk in a particular stock should not exceed 2% of my entire portfolio. So आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 2 रुपीस से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए इन वन सिंगल ट्रेड. ओके. तो वो जो रिस्क है वो आप मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करता हूं इनिशियली, और वो आपका क्वांटिटी होता है. या that is my initial quantity. Then you kind of I've started to develop a strategy for pyramiding. Not yet fully equipped with it because it's very tough. It's very tough mentally. I'm still not able to get a grapple on it. Then you can do that. But initially what happens is, say for example I am holding 20 stocks. 20 stocks भी अगर सब मेरे एक ही दिन पे स्टॉप लॉस बच गए जिस दिन मैंने एंट्री लिया उसी दिन,
So the drawdown that I will still have some capital left to fight another day. तो आप कुछ ऐसा है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में? Generally it is 20-25 stocks, 20, not more than 25 that. stocks. इतने आते ही नहीं. This kind of market is the next thing. Yeah. But generally you don't get more than. और आप पूरा यूनिवर्स देखते हो? कोई वॉल्यूम क्राइटेरिया या ऐसा कुछ होता है? So yeah, I filter out. Basically, my first criteria is I scan this on NSE, EOD, all scripts. Right. Now then you have certain stocks coming in SME segment and certain stocks not falling in the volume criteria. That is the next leg of analysis. I also do some fundamental analysis to it so that you get an edge. तो फिल्टर करने के लिए. Yeah, that all can be done. But even if you purely follow this setup on a trading or an investing basis, it's good enough. So you said you also look at sectors जहाँ पे ऐसे setups हो सकते हैं. तो अगर मान लो वो सेक्टर में आया, जैसे आपने रियल्टी का एग्जांपल लिया था, या कोई भी एक सेक्टर में आया, तो उसके बाद मान लो उसके स्टॉक्स मुझे फॉलो करने हैं, तो डू यू फॉलो सेम काइंड ऑफ सेटअप देयर आल्सो? या no, then it changes to another level, because once the sector has given you a decadal breakout, no need to follow the setup on the stocks. Even you just follow your trading setup. Simple breakouts will also work. Those simple breakouts will also work. वहाँ पे हालांकि अगर आप आरजोन में हैं तो आप डिफाइन एज के डिफेंस सेक्टर्स और वो सारे सेक्टर्स भी है which you can follow. Yes. तो वो मतलब वहाँ पे एक ये रीजन यही था कि हम लोग भी सेक्टर एनालिसिस में काफी करते थे. देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जैसे सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, ऐसा. तो ये सारे वहाँ पे एक बिल्ड किए यूनिवर्स जहाँ पे वी कैन फॉलो सिमिलर थिंग और फिर उसके कैंडिडेट्स को देख सकते हैं once there is a good breakout in sectors. और एक आपने मतलब अब कैंडलस्टिक का ये प्रॉपर्टी इन अ वे आपने लिया वो मल्टी टॉप, बट फिर आप उस टाइम एलिमेंट और वो आप यहाँ पे P&F पे स्कैन करते हो. तो आपके ये स्कैनर से आपको दोनों टाइप के स्टॉक्स मिलते हैं, मल्टी टॉप ब्रेकआउट, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट. फिर वो आप जज एनालाइज करते हो स्टॉक्स में, फॉलो थ्रू आपका एंट्री है, और स्टॉप लॉस में आप मूविंग एवरेज या एंकर कॉलम फॉलो थ्रू. मूविंग एवरेज के नीचे गया तो RS चार्ट पे देखोगे वो दोनों कंडीशंस में होता है कि नहीं. और 50% हुआ तो आप अपना 10-20% exit करोगे. that is just to keep my mind calm. बाकी आप राइड करो. इंटरेस्टिंग. तो इसमें हम एंट्री एग्जिट ये तो आपका हो गया, और ये पूरा ये सेटअप आप अच्छे से फॉलो करते हो. This is very close to my heart. And this is my go-to thing. मतलब ये आप मेरे को रात को नींद में भी पूछोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा. So that is the kind of handle that I have on this kind of setup. Even right now when we're talking, a couple of stocks come into my mind that इसमें भी ये setup होगा. Why this scanner is not showing? अच्छा. तो then आप इसके अलावा फिर आप वो पूरे 150 स्टॉक एक बार वापस देखते हो F&O के? F&O universe by default. अच्छा. I don't go to sleep before I see this entire setup of F&O stocks. और उसमें आप ये सेटअप्स और फिर बाकी के पैटर्न्स भी देखते हो? Yeah, this I just scan and just go through it. But even on a day-to-day basis, say for example an X stock is coming at an all-time high, during market also I will open that chart and look at the setup so that it stays at the back of my mind. आपके इसके अलावा भी ट्रेडिंग सेटअप्स हैं? Yeah, I follow couple of them. क्योंकि आपने ये इंडिकेटर्स और ये सब भी लगाया है, तो मैं follow couple of them. Yeah. But overall, what I feel is that for me, my journey began as a dealer, then day trader. Then I came to momentum investing. Then I came to investing for a longer period. One should ideally look at what suits you. I may be doing 10 different things, but not necessary that it suits you. So पहले तो लॉ ऑफ रिजेक्शन आना चाहिए. तो पहले तो ये समझो कि आपको क्या सूट करता है. यस. आपका स्टाइल, हालांकि वो भी अपने आप में एक प्रोसेस और जर्नी है. हाँ. कभी कभी बोलना बहुत आसान है कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो भी इतना आसान नहीं है. अगर मैं पूछूं मुझे क्या लगता है, स्टार्टिंग में तो मुझे लगेगा मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. एग्जैक्टली. और फिर मैं जब करूंगा तो मुझे समझ आएगा. और इसीलिए वो एक रिचर्ड डेनिस का एक कोट था ना कि मैं मेरा ट्रेडिंग सिस्टम न्यूज़पेपर में भी दे दूं तो भी लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली होता है. आप कोई भी ट्रेडर होता है, वो अपना कितना भी सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन करे, आप उसको पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते हो. उसका एक रीजन ये भी होता है कि आपका स्टाइल वैसा नहीं है. टर्टल ब्रेकआउट वाज अ वेरी वेरी गुड
Yeah. example of, Correct. people would not able to replicate that process. तो वो एक जर्नी है जहाँ पे आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, Yes. खुद को क्या सूट करता है. इसीलिए चाहे आपसे है या जो हम लोग बार बार बोलते हैं फाइंडिंग एज के इस सीरीज में भी, कि जो लोग करते हैं उसको हमें कॉपी नहीं करना है, उससे हमें सीखना है कि उन्होंने उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा, उसमें से क्या टेक अवे हो सकते हैं, और फिर मैं अपने सिस्टम्स में क्या और कैसे कर सकता हूँ उसको. Yeah. मतलब अभी आपने ये जो बताया इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टॉक्स एक बार मेरे पास आ गए, फिर उसके लिए एंट्री को मैं अपने हिसाब से ट्वीक कर सकता हूँ, मेरे खुद के एग्जिट सेटअप्स हो सकते हैं और ऑल ऑफ दैट. आपके एग्जिट सेटअप से उठा के फिर कुछ और सोच सकते हैं उसमें. ये एक अच्छे टेक अवे होते हैं और इस तरह से किसी से अच्छे सेंस में सीखा जा सकता है. Yeah. Also, lot of times, what you wish to do depends upon the phase of market also. Yeah. If market is kind, then you will think you can do everything. तो वो क्या है, बुल मार्केट में बहुत एनालिस्ट हो जाते हैं. यू थिंक आप जो कर रहे हो सब अच्छा ही है. So it's only in the consolidation or the drawdown phase you Wow. realize कि भाई ये नहीं करना है करके. So it's a journey basically. People discover themselves and then kind of move forward. वो कैंडलस्टिक्स से जो वो कॉन्सेप्ट लिया था, मेरा फ्लैग पैटर्न वाज वेरी फेवरेट. सो वो भी वीकली मंथली चार्ट पे अगर फ्लैग पैटर्न देखोगे तो इट्स दिस ओनली. Probably आपको ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इज नॉट अ फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, बट दैट मल्टी ईयर टॉप ब्रेकआउट इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न. तो ये जो आपका फ्लैग पैटर्न का जो एक एक्सपीरियंस रहा है, उसके चलते शायद ये एक फ्लैग पैटर्न में होता है रैली और फिर एक कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं वैसा ही है कि एक मेजर टॉप फिर एक 45 डिग्री करेक्शन और ब्रेकआउट. ऑफ कोर्स फ्लैग इज अ डिफरेंट थिंग, बट कॉन्सेप्चुअली यस उस टाइप का ये फॉर्मेशन है. यस. इंटरेस्टिंग. तो आप ये चीज जो आपने स्कैनर बोला 1% पे आप करते हो, आपने बोला 1% और 3% पे आप फॉलो करते हो. यस. 3% भी आप देखते हो स्कैनर में. Yes. मतलब आप स्टॉक्स 1% पे रन करते हो फिर 3% पे भी रन करते हो. Yeah, so both are run on different box sizes. 1% का criteria ये selection अलग, 3% का selection अलग. Criteria same. remains the same, हाँ. but the stocks go in different groups. अच्छा. इसका 3% पे ब्रेकआउट आया, इसका 1% पे ब्रेकआउट आया. तो 3% का एंट्री भी आप 3% पे करोगे फॉलो थ्रू. हाँ. Because that is a different ball game altogether. तो 1% में और उसमें भी एग्जिट क्राइटेरिया सेम होंगे आपके. Yeah, but RS is 1%. RS is 1%. RS is 1%. अगर प्राइस 3% पे है तो भी RS is 1%. Yes. जैसे अब आपने जैसे वो एग्जिट का आपने बताया, उसका कोई एक एग्जांपल अगर आप दिखा सकते हो. हाँ. One example comes to my mind. This was the chart, if I'm not mistaken. Yeah, this is 1%. So yes, see, this is a entry here. एक जस्ट फॉर अ मोमेंट हम बाकी का अगर हटा के सिर्फ मूविंग एवरेज रखे इसमें. Yeah, sure. हाँ. सो दैट लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें. हाँ. अब यहाँ पे एंट्री वाज आई गेस Here. हाँ राइट. So this was your sorry, ये था. ओके. So this is your pattern retest basically zone. यहाँ पर anchor column. So this was multi-year top breakout. So this was a breakout 2022. This was again a top of 2024. This is your 2-year का top. And then you had a breakout. This is anchor column. This is ABC pattern. So here we had an entry. The stock moved up. Again it came down. But now on the price chart, if you see, this is not a bearish anchor column. So we haven't got an exit here on the basis of price chart. Now let us look at the RS chart and see whether it gave us a signal or not. I'll plot this also on 1%. Now just to look at the time frame,
just to look at the time frame, this double bottom sell happened 13th of August. Okay, now let us see where the RS is showing 13th of August. So RS gave a sell on 13th of August itself. This was a double bottom sell below moving average. So basically this is a trade where you didn't make money. You So didn't यहाँ lose पे money also. price and RS both were below moving average. Yes. And so you exited. Yes. Yeah. That was the exit criteria. Right. तो इसमें तो then अंडर परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। Yeah, this was a clear cut underperformance. तो आरएस में भी बिलो मूविंग एवरेज है और प्राइस में भी है, इसलिए अंडर परफॉर्मेंस है, तो आपको वो स्टॉक में रहना नहीं। Yeah. तो इस एग्जिट के रूल की वजह से बहुत बार ये होगा कि इवन पहले तो बुल मार्केट भी है लेकिन अंडर परफॉर्मेंस है तो आप बाहर हो जाओगे उस स्टॉक के। Yes. और अगर कभी रिवर्सल होता है, करेक्शन है अगर सिग्निफिकेंट, तो भी आपके पोर्टफोलियो में से फिर काफी स्टॉक्स उस टाइम बाहर निकल जाए। Yes. And this is a long only strategy, so bear market और इसमें तो हाँ, बिकॉज लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजीज में भी होता क्या है, पहली बात तो होता है कि सेक्टर सिलेक्शन आपका, फिर कौन से स्टॉक्स है, कभी कभी आप वो स्टॉक्स को ही पकड़ के बैठते हो और फिर दूसरे स्टॉक चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑफलेट में जैसे रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, मतलब वो चलते हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर वो करेक्ट होते हैं, आप उन्हीं को अगर पकड़ के बैठे भी रहते हो तो अगर मेथड नहीं है तो रोटेशन नहीं होगा, यू विल नेवर नो। मेथड है तो मेथड आपको बराबर वो अच्छे स्टॉक्स में रखेगा, प्रोवाइडेड अगर आपने उसको फॉलो किया ठीक से, फिर वहाँ आपके वो बीम वाला चीज़। तो आपके मेथड में एक तो है कि एक तो आपके सिग्निफिकेंट हाई, चाहे वो 52 वीक हाई हो या कोई और सिग्निफिकेंट हाई हो, मल्टी ईयर हाई, वो आ जाएंगे, ऑल टाइम हाई भी आ जाएंगे। Yes. और 45 डिग्री ब्रेकआउट की वजह से जो प्रोबेबल मल्टी ईयर हाई स्टॉक्स है वो भी आ जाएंगे, जो अभी एक तरह से हम उसको रिवर्सल भी बोल सकते हैं कि अब वो रिवर्स हो रहे हैं। तो ये तीनों एक ही इसमें आपके सेटअप में आ जाते हैं। Yes. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सेटअप है आपका और बहुत अच्छा रिसर्च है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। I am obliged. और आई थिंक इसके अलावा आप वाइल्ड फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं, हम देखना चाहेंगे कुछ आपके पिक्चर्स। I do. I will definitely share. Yes. Yeah. So thank you very much for sharing this. Thank you. And, Thank you for giving me the opportunity to connect to so many people. Yeah. I hope people relate and take some good. नहीं, I'm sure. I guess इसमें से काफी टेक अवेज है। अगर आप इसको बार बार भी देखोगे, हो सकता है कहीं कहीं सिंप्लिसिटी दिखे, लेकिन ये बहुत सारे थॉट प्रोसेस और रिसर्च और एक्सपीरियंस का एक क्रक्स है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक सेटअप में आ जाती है। और ये सेटअप भी आप लोगों को देखना चाहिए कि आपके सिस्टम्स को ये कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, उस वो पॉइंट्स यहाँ से लेने हैं। सो आई एम श्योर पीपल विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. दोस्तों, आई होप आपको इस कन्वर्सेशन से कुछ टेक अवेज अच्छे मिले हैं। देखिए, हर एक का जर्नी अलग होता है, इनके जर्नी से जो भी हम सीख सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो हमने सीखना चाहिए। और हर एक का जर्नी अलग होता है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से जो भी हमने सीखा वो हम अच्छे से अपने ही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, हर एक का जर्नी अलग होता है, जो भी आपको अच्छा लगा है, इंसाइटफुल लगा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए और अपने हिसाब से ट्वीक करके उसको अपना बना लीजिए। ये सबसे ज्यादा तरीका होता है अच्छे से एग्जीक्यूशन अचीव करने का। और ट्रेडिंग में सक्सेस, उसमें एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिशनर्स से हम बात करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।